प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत 14वीं किस्त किया जारी। झारखंड समेत देश भर के 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से। सत्र को लेकर यूपीए की बैठक आज शाम। मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में माकपा नेता की गोली मारकर हत्या। विभिन्न संगठनों ने आज रांची बंद का किया आह्वान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। आज से अगले 3-4 दिनों तक बारिश का आसार। गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। इस क्रम में श्री मोदी राजस्थान के सीकर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सीकर से 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि राष्ट्र को समर्पित किया। इन 1.25 लाख केंद्रों में झारखंड के 1,607 केंद्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देश भर के 8 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से जारी किया। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुमला में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इसे लेकर गुमला के किसानों और केंद्र संचालकों में उत्साह देखा जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के तहत हम लोग के कृषि ऑफिस से निःशुल्क खाद और बीज भी उपलब्ध हो रहा है। ये पूरे इंडिया में 1.25 लाख कृषि केंद्र है। आज प्रधानमंत्री इसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं। इसमें से पूरे इंडिया में 9 प्रधानमंत्री कृषि केंद्र का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें छोटे से जिले गुमला का भी सिलेक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को सब्सिडी पे बीज भी दिए हैं और किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये हर 4 महीना में दे रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। और सिंचाई के लिए भी बहुत सारा पंप सेट वगैरह या सिंचाई की सुविधा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजकोट में 2,000 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री राजकोट के पास हिरासर में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। देश भर में हवाई यातायात सुविधा में सुधार के प्रति प्रधानमंत्री के विजन को राजकोट में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से गति मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। 3040 मीटर का एक रनवे है और इसमें 14 पार्किंग बेस है। यहाँ पे एक ही टाइम पे 14 पार्किंग एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एक इस बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये राजकोट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सौराष्ट्र सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही लोगों को मदद करेगा। टर्मिनल भवन गृह 4 एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुरूप है और नया टर्मिनल 2 आवरण वाली छत प्रणाली, स्काईलाइट्स, LED लाइटिंग, निम्न ताप अवशोषण जैसी विभिन्न सतत विकास सुविधाओं से सुसज्जित है। ये कलवर्ट जो है पुलिया है, उसका बड़ा साइज होता है जिसका डाया जो है वो 4 उसके बराबर है, गेट्स के बराबर है और ये 700 मीटर का है। ये एशिया में पहला कलवर्ट है इस तरह का जो रनवे के नीचे से क्रॉस कर रहा है। हम जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो DGU है जिसकी वजह से AC लीकेज कम होगा, नेचुरल लाइट ज्यादा होगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और यह लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को अपने जीवंत बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि यह पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राजकोट न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और तेजी से विकास के लिए भी तैयार है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इसके लघु और भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जब अपना दरवाजा खोलेगा तो औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे अनगिनत नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्या पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, राजकोट। इधर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य दिया। इससे पहले लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो NH है, NH के जो काम है वो स्टेट PWD करती है और स्टेट PWD जब करती है तो उसके ऊपर जो है नॉर्थ का मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। NH 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से NH 133 पर NHI आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और NH आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और मेरा NH कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट PWD की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट PWD में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्माननीय सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है, उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट PWD के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरोपी है
ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुलाकात की। सभापति से सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं ने मुलाकात की। नेताओं के साथ मुलाकात की, जिनमें राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, टीआरएस से केशव राव के नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और लेफ्ट पार्टी के नेता भी मुलाकात के लिए पहुंचे। इस दौरान उपसभापति हरिवंश और कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश भी सभापति के साथ मुलाकात में शामिल थे। माना जा रहा है कि संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सत्ता और विपक्ष के नेताओं के साथ सभापति ने रायशुमारी की है, ताकि संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध को दूर किया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हास्यास्पद करार दिया है। श्री मरांडी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता पिछले लोकसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री से अपना आशीर्वाद दिया। उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हास्यास्पद है। इधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कल विधायक दलों के नेताओं, अधिकारियों और प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठक की। इस दौरान सत्र के सफल संचालन को लेकर विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की ओर से जारी औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार कल शोक प्रकाश होगा। वहीं 1 अगस्त को चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस और यूपीए की आज बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर होगी, जबकि यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शाम को होगी। इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति बनाई जाएगी। इधर सत्र को देखते हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज शाम रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाने के अलावा विधायक दल के नेता पर विधायकों की राय ली जाएगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का गिरिडीह पहुंचने पर कल भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्री मरांडी का पहली बार गिरिडीह जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। वास्तव में आज तो हम भारतीय नागरिक को बना रहे हैं, हमारी कोशिश होगी पूरे राज्य के सभी विधानसभा इसलिए हमने कहा कि भारतीय सरकार की स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप सबको। इधर G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की चौथी बैठक चेन्नई में कल से चल रही है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हैं और परिणाम और अध्यक्षता दस्तावेज को अंतिम रूप देने पर विचार हो रहा है। ECSWG की इस बैठक में 3 प्रमुख क्षेत्रों भूमि बहाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और ब्लू इकोनॉमी पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हो रहा है। बैठक के पहले दिन पर्यावरण और जलवायु से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं पिछले 3 ECSWG बैठकों और वर्चुअल सत्र में इस वर्ष मई, जून और जुलाई में हुई थी, जिसमें भारत की अध्यक्षता में 3 विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। अब चौथी बैठक में पर्यावरण और जलवायु के 2 व्यापक विषयों के अंतर्गत परिणाम दस्तावेजों पर आगे विचार विमर्श होना निर्धारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं।
पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति राष्ट्रव्यापी संगोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वर्ष के विषय सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ करेंगी और भुवनेश्वर के दसाबतिया तमांडू में विश्वविद्यालय के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगी। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रांची स्थित स्थानीय सेवा केंद्र में यज्ञ की प्रथम समन्वयक दीदी मनमोहनी का कल स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सुभाष चंद्र गर्ग डीजीएम नाबार्ड ने दीदी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही एक मुख्य सेवाधारी रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर कारोबारी विष्णु अग्रवाल कल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इस बार उन्होंने ईडी के पत्र लिखकर पूजा पाठ का हवाला देते हुए 10 दिनों की समय मांगी है। हालांकि ईडी ने नया समन जारी करते हुए उन्हें फिर 31 जुलाई को बुलाया है। इससे पहले उन्होंने 17 जुलाई को विष्णु अग्रवाल को बुलाया था और पूछताछ के लिए तब उन्होंने बीमारी का हवाला देकर ईडी से 3 हफ्ते का समय मांगा था। झारखंड के आकांक्षी जिला साहिबगंज में विभिन्न केंद्र पर आयोजित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत मिट्टी और खपरेल मकान अब इतिहास के पन्नों में सिमटते जा रहे हैं और सुविधा संपन्न मकानों की श्रृंखला तैयार हो रही है। देश में आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। हजारीबाग जिला अंतर्गत राजमहल प्रखंड के खूठरी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिससे जन आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक किरण देवी ने बताया कि उनका मकान पहले मिट्टी का था, जिसमें काफी दिक्कत होती थी। पक्का आशियाना मिलने से उन्हें हर तरह से सुकून और आराम है। क्षेत्र की इंद्राणी देवी और सरोजनी देवी की कहानी भी कमोबेश किरण देवी की ही तरह है। इन दोनों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे उनकी जिंदगी अब हंसी खुशी गुजर रही है। अब सब कोई परिवार सहित सब अच्छा से रह रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी सरकार के तरफ से अभी पक्का घर मिल गया, धन्यवाद। मेरा घर पहले मिट्टी खपड़ा के था, अभी जो है पक्का का घर हो गया है। राजमहल प्रखंड के खुठरी गांव की लाभुक उषा देवी ने बताया, उन्हें पहले कच्चे मकान में साल भर मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके परिवार के लिए वरदान बनकर आया है। अब वे सभी चिंताओं से मुक्त हैं। खूठरी गांव की ही एक अन्य लाभार्थी अमला देवी ने बताया कि वे पहले मिट्टी के खपरेल मकान में किसी तरह उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी तकदीर संवार दी। मोदी सरकार के आवास से घर मिला है, अभी हम सुख से रहते हैं। मोदी सरकार का धन्यवाद। पहले का घर मिट्टी का घर था, पक्का का घर हो गया। राजमहल प्रखंड अंतर्गत कल्याणचक गांव के लाभुक स्वाधीन साहा के जीवन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े बदलाव के साथ आया। उनके लिए भी अब मिट्टी खपरेल का मकान इतिहास बन चुका है। वे इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते नहीं थकते। इतना ही नहीं, उन्हें किसान सम्मान निधि योजना समेत कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिससे वे काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री योजना से मेरा पक्का का घर बना, बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी को। राजमहल प्रखंड के खुठरी ग्राम पंचायत के मुखिया मसीह टुडू ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 170 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसका 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी योजना ने समाज के कमजोर वर्गों के पक्के मकान के सपने को साकार किया है। हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21-22 वित्त वर्ष के में 170 लाभुकों को लाभ मिला है, जिसका 95% पूर्ण हो चुका है। केंद्र सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता से देश में विकास को नया आयाम मिल रहा है, जिसके केंद्र बिंदु में गरीब किसान और वंचित वर्ग हैं, जिनकी आकांक्षाओं को अब पंख लग चुके हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में कल रात अपराधियों ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने एक दुकान में आग लगाकर सड़क जाम कर दी। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वहीं डीआईजी अनूप बिरथरे और आईजी पंकज कंपोज के साथ ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस घटना के विरोध में कई संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। बंद के
मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि घटना में शामिल अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और जो अपराध कर्मी हैं जो यहाँ तक हिमाकत किए हैं इस जगह पे आने का, अंदर में जाके वो बैठे हुए हैं, जाके कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत क्लोज आदमी हैं जो लगे हुए थे, इनके बारे में सूचित किए हैं। नहीं तो आम आदमी का हिम्मत नहीं है कि इस अंदर में 3-4 जगह पार करके अंदर में जाकर। खूंटी पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं और कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिले के मुरहू क्षेत्र में सुरुंदा और मारंगटोली के बीच पुल निर्माण स्थल पर हथियारबंद पीएलएफआई उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। कल जो लड़के सामने आए थे उसमें 3 लड़के जो है बता रहा है कि आए थे, बाकी अन्य हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अगर अन्य लोग पीछे होंगे तो 3 लोग बता रहा है कि आए थे। उनके पास हॉकी स्टिक था और एक छोटा हथियार भी, छोटा देसी कट्टा भी होने की बात बताई जा रही है। इन लोगों के द्वारा आके कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछा गया और नहीं बताए जाने पर इन लोगों के द्वारा जो जेसीबी है और एक स्कूटी है और एक बाइक है, इन तीनों का फ्रंट का शीशा जो है वो तोड़ा गया है और फिर वो लोग वहाँ से तुरंत फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो लोग उस समय स्पॉट पर आए थे और क्या घटना घटी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका जिले के सरयाहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 स्वास्थ्य केंद्र भवन सहित विद्यालय की घेराबंदी और पुलिया निर्माण का शिलान्यास विधायक प्रदीप यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होने से आसपास के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। रांची जिले के कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने मानसिक रोगों के इलाज में नया प्रतिमान स्थापित किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने देश के पहले एआई लैब और स्टिमुलेशन सेंटर का शुभारंभ किया। एआई लैब में इमरजेंसी के समय मनोरोगियों की देखभाल कैसे की जाए, इसके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के सीध पहाड़ी गांव से पेयजल सप्लाई पाइप की चोरी कर भाग रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 6 पहिया वाहन सहित 22 पाइप और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। खूंटी सिमटे का मुख्य पथ पर तोरपा थाना अंतर्गत डांटोड़ी गांव के पास हुई ऑटो और हाईवा की भिड़ंत में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डोड़मा के पास सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद वो मान गए। संताल परगना प्रमंडल छात्र समन्वय समिति दुमका ने बीएड पाठ्यक्रम की फीस में बढ़ोतरी के विरोध में एएसपी बीएड कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के सभी विभागों में ताला जोड़ दिया। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के सोदाग मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना के बाद पुलिस अज्ञात वाहन की खोजबीन में जुटी हुई है। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित कुच्चू चौक के पास वाहन चेकिंग के क्रम में 2 अपराध कर्मियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। दुमका जिले के हंसडीहा पुलिस ने दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने इमारती लकड़ी लदे एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। पुलिस अवैध लकड़ी कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने एमसीएच परिसर में 3.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्री फैब अस्पताल का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए इस प्री फैब अस्पताल में 50 सामान्य बेड में मरीजों के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। यहां गंभीर मरीजों का इलाज भी किया जा सकेगा। पलामू के उपायुक्त ए दोडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में त्योहारों को भाईचारगी के साथ मनाने की परंपरा चली आ रही है, इसे कायम रखने में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। झारखंड पुलिस की महिला बैंड पार्टी अब शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए जैप 10 की ओर से इस्तेहार जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार पूरी बैंड पार्टी बुक करने के लिए 20,000 रूपये देने होंगे। बैंड पार्टी की बुकिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी। रात के 10 बजे के बाद बैंड बुकिंग नहीं की जा सकेगी। कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित नवादा चौक के पास एक यात्री वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मृतक दंपति के घायल पुत्र सुहेल का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड में बारिश हो रही है। वहीं कल से मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। और अब बात कारोबार जगत की। फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में ब्याज दरों का बेंचमार्क 5.25 से 5.50% की रेंज में पहुंच गया है। अमेरिका में ब्याज दरें 22 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजारों में कल अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले 3 दिन की गिरावट से उभरते हुए सेंसेक्स 351 अंक से बढ़ते हुए करीबन बंद हुआ है 66,707 पर और निफ्टी में भी बढ़त देखी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की घटनाओं से रेलवे को 2019 से अब तक 55 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रेल मंत्री ने कहा है कि पथराव की घटनाओं में शामिल रहने के मामले में 151 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर विभाग ने कुल 741 समूहों पर छापे मारे और 1,765 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं उसकी संपत्ति भी जब्त की है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले कुछ साल में विमानन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और बेड़े का आकार 2013 में 400 विमानों से बढ़कर अब 700 हो गया है। अगले 5 साल में ये संख्या 1500 तक बढ़ने की संभावना है। गुमला नगर परिषद की पहल पर शहर की सूरत बदलने लगी है। ना कहीं कचरा, ना कहीं गंदगी। साफ सुथरी सड़कें और आकर्षक चौराहे गुमला शहर की पहचान बन गई है। पटेल चौक पर कभी कीचड़ और गंदगी जमी रहती थी, लेकिन नगर परिषद की जुगाड़ टेक्नोलॉजी से यह अब सेल्फी पॉइंट बन गया है। गाड़ी के पुराने टायरों को रंग कर चौक को आकर्षक लुक तो दिया ही गया है, लगाए गए पानी के फव्वारे लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींच लेता है। गुमला शहर का यह चौक बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। यह कार्यक्रम गुमला नगर परिषद के द्वारा शोभायमान किया गया है। चौराहे के किनारे सजावटी पौधों के बीच लिखा जोहार गुमला तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। शहर की सुंदरता बढ़ी है तो स्थानीय लोग उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बेहतरीन साज सज्जा ने शहर को एक नई पहचान दिलाई है। नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर कबाड़ के सामानों से यहाँ पर सुसज्जित किया गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत 14वीं किस्त किया जारी। झारखंड समेत देश भर के 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से। सत्र को लेकर यूपीए की बैठक आज शाम मुख्यमंत्री आवास में। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति।